सो हेलो एंड गुड इवनिंग ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए, मृदा विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, इसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सॉइल कोलाइड्स और साथ ही साथ मृदा पीएच के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कल हमने जो किया था टॉपिक हमारा सॉइल वाटर यानी कि मृदा जल के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन दो प्रकार से हमने किया था, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन था, एक हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। इसके अलावा साथ ही साथ हमने सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट जो टॉपिक हमारा था उसको डिस्कस किया था। अब जब हम सॉइल मॉइस्चर को पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को पढ़ चुके हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, सॉइल मॉइस्चर को मेजर कैसे करेंगे वो सब पढ़ चुके हैं, और कह सकते हैं हमारा 60% जो सिलेबस है यहाँ से हमारा कवर हो जाता है। कुछ टॉपिक रहेंगे जो कि हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन में उनके प्रश्न देखने को हमको मिलते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें सॉइल कोलाइड्स, बिकॉज जब हम सॉइल की बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं, तो वहां पे सबसे जो एक्टिव पार्टिकल होता है, यानी कि एज अ बेस ऑफ द प्लांट कहो तुम, या यहां पे हम कहें कि न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है उस बेसिस पे भी कहें, तो जो सॉइल कोलाइड्स होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सॉइल कोलाइड से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है सॉइल का पीएच, यानी कि मृदा का पीएच। पीएच थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है तो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट है इन अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अवेलेबल फॉर्म से, जो कि हम मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन पढ़ते भी हैं। ठीक है, और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही उपयोगी रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा सॉइल पीएच के बारे में, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनको थोड़ा हम क्रैक करना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे, उनको क्रैक कर लें, उस पैटर्न को हम तोड़ लें, और हमारे लिए जो मृदा पीएच है ये आसानी से हमको समझ आ जाए। और साथ ही साथ सॉइल जो कोलाइड्स है, सॉइल कोलाइड में कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किस में एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कह रहे हैं, आयन एक्सचेंज जो कह रहे हैं, ये क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है, तो तबीयत में थोड़ा सा कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक है ना। इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक सवाल होती है, वहाँ पे हम कुछ चीज़ें को अप्लाई करके सही कर सकते हैं। अभी खांसी और जुकाम का सीजन चल रहा है ना, फेस्टिवल चल रहा है, 2-3 दिन चलेगा शायद, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं उसको, आपको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं खांस खांस के कहीं ना कहीं। ठीक है, आप स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, आप सभी लोग बता दो एक बार। फिर अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। बीच बीच में सॉरी भी बोल देंगे, कभी कभी मिस भी हो जाएगा, जब फ्लो ऑफ कह सकते हैं खांसी का ज़्यादा हो जाएगा तो सॉरी नहीं हो पाएगा, और बीच में 1-2 बार खांसी आई तो हम लोग सॉरी भी बोल लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, कल हमने सॉइल वाटर के बारे में पढ़ा था, और सॉइल वाटर से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, फटाफट आप सभी लोग उसका रिप्लाई करना, फिर अपने जल्दी से क्लास को हम शुरू कर लेंगे। मृदा जल, पहले तो मैं सभी से जानना चाहूंगा कि हम जब सॉइल वाटर की बात कर रहे हैं, मृदा जल की बात कर रहे हैं, मृदा जल को डिफिनेशन मैंने बना के दिया था, और वो डिफिनेशन बहुत आसान सी थी, और उसको कैसे हमने तोड़ा था वो डिफिनेशन मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी बता दो। दूसरा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि हाइड्रोलॉजी जो हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ वाटर, कैसे चक्र चल रहा है, कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इसमें मैंने दो आपको साइकिल बताई थी। दो साइकिल कौन सी थी? दो साइकिल कौन कौन सी थी? एक हमारे पास लॉन्ग साइकिल थी, और एक हमारे पास जो साइकिल थी ये शॉर्ट साइकिल थी। तो मैं चाहूंगा इन दोनों को आप बता दो, और स्टार्ट कहां से होती। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये स्टार्ट कहां से हो रही, इसके बारे में आप सभी को आंसर करना है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट कहां से होती है। सॉइल में जो वाटर है इसको हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया था, और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में बता दो। और साथ ही साथ जो सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट है, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट है, इसके भी दो तरीके थे। ठीक है, दो तरीके हैं, इनको भी फटाफट आप लोग बता दो। कोई बात नहीं, रोहित रजक, आज आपकी फर्स्ट क्लास है आई थिंक, है ना, आप नए हो स्टूडेंट, और नए बच्चे हमारे सबसे प्रिय बच्चे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। मेरा तो मन करता है पूरा हिंदी में ही पढ़ाया जाए, और आप जुड़े हो आज, आराम से क्लास लो। अगर कोई दिक्कत आपको आई हिंदी इंग्लिश में, या कोई लैंग्वेज का जो बैरियर है ये तो रहेगा नहीं। आप कहाँ से हो ये थोड़ा मुझे बता देना, है ना, मैं आपको आपकी लोकल में भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, आंसर करो फटाफट, जिनको नहीं भी पता है
नए हैं जो क्लास में वो भी आंसर करें फटाफट, और जो पढ़ के आए हैं अगर वो आंसर नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, और दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, आप जानते हो सोल्यूशन तो बहुत खतरनाक होता है। चाहे केमिकल की बात करो, रसायन विज्ञान में केमिकल, थोड़ा भी केमिकल अगर गिर जाता है कहते नहीं केमिकल से दूर रहो, धब्बा पड़ जाता है। धब्बा जानते हो, धब्बा जानते हो, स्पॉट्स है ना, तो स्पॉट लाइट में रहो, स्पॉट बन जाओगे कहीं ना कहीं अगर अच्छे से प्रिपरेशन करके आओगे तो। चलो बताओ सर मैं एमपी से हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग मिलके, कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम समझिए। चलो शुरू करते हैं। तो आंसर आप सभी को करना है। एक तो आपने सबने सही बता दिया कि जो हमारी साइकिल है ये कहां से, ओशियन से स्टार्ट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं सी से स्टार्ट होती है, और लॉन्ग और शॉर्ट दो प्रकार की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमें देखने को मिलती है, ठीक है, दो प्रकार से हमको साइकिल देखने को मिलती है। लॉन्ग की आप बात करोगे और शॉर्ट की बात करोगे तो हम क्या करते हैं, अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, और प्रेसिपिटेशन क्या है, धरती पे पानी आ रहा है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं वाटर के, उनके द्वारा पृथ्वी पे पानी आता है, और फिर क्या है इवोपोरेशन होके ईटी के थ्रू ये फिर से बादल बन के फिर से पृथ्वी पे आता है, यानी कि शॉर्ट साइकिल चल रही है। अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है और प्लांट के अंदर पानी जा रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है, मॉइस्चर कंजर्व हो जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं ईटी होके इवोपोट्रांसपायरेशन होके फिर से जा रहा है पॉन्ड्स वगैरह से, तो वो आपकी लॉन्ग साइकिल हो गई। तो ये आप, अच्छा उल्टा हो गया यहाँ पे दो साइकिल हमको देखने को मिल रही, एक हमारे पास है शॉर्ट साइकिल, अरे भाई एक हमारे पास लॉन्ग साइकिल, एक हमारे पास है शॉर्ट साइकिल। तो शॉर्ट साइकिल लॉन्ग साइकिल आप सभी को बताया था। लॉन्ग साइकिल में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्लांट में पानी जा रहा है, सॉइल में वाटर जा रहा है, फिर देन क्या है ये वाटर टेबल को मैच कर ले रहा है, फिर ये इवोपोट्रांसपायरेशन के थ्रू जा रहा है, तो ये लॉन्ग साइकिल हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हुआ फिर इवोपोट्रांसपायरेशन हो गया, तो ये शॉर्ट साइकिल हो गई, ठीक है, डन। चलो फिर हमने यहाँ पे पूछा है आपको बात नहीं करनी है, बाद में घर परिवार जान लेना, पहले जरूरी है ऐसा आंसर करो। सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन हमें दो प्रकार से किया, एक हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन था, फिजिकल यानी कि भौतिक क्लासिफिकेशन था, इसमें कितने टाइप का वाटर हमने पढ़ा, और दूसरा हमारे पास था बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, जो जैविक क्लासिफिकेशन है इसको हमने किया, ये कितने प्रकार का था, तो इन तीनों को बता दो। एक तो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, भौतिक। अब मैंने ये भी आप सभी को बताया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन हम क्यों कह रहे हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, प्लांट में वाटर क्या है, प्लांट के साथ अट्रैक्ट होके, और यहाँ पे सॉइल पार्टिकल और प्लांट वाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें क्या है, यानी कि जो हमारा वाटर है प्लस हम सॉइल पार्टिकल की बात करेंगे प्लस प्लांट की बात करेंगे, तीनों इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो उस दृष्टि में जब हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और सिर्फ हम पार्टिकल और सॉइल की बात करते हैं तब हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। चलो दो मेथड है यहाँ पे बताने थे आप सभी को, बताओ जो सॉइल मॉइस्चर मेजर करने के दो मेथड है, कौन कौन से मेथड है, एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है, दो हमारे पास मेथड देखने को मिलते हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं है सो गए हो क्या, खाना वाना नहीं मिला क्या है? चलो हम तो बीमार चल रहे हैं तब भी क्लास चल रही है, तुम्हें क्या हो गया है बच्चों, ये आंसर पहला ही देना था सब, ये तो कुछ लिखा नहीं तुम लोगों से गया, कुछ लोगों ने लिखा, जैसे श्रद्धा ने भी लिखा था मनीष ने लिखा है, आकृति ने लिखा है, रवि, अच्छा आप लिख रहे हो फटाफट, चलो कोई नहीं, लिखो फटाफट लिखो, पहला डिफिनेशन ही नहीं लिखी, सॉइल वाटर किसको कहोगे, गर्म पानी से गुजारा हो रहा है, बताओ समझ गए ना, याद है सारी चीजें, कुछ और क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा, तुमसे क्वेश्चन और ही पूछना है, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आप सभी लोग बताओ फटाफट, जब मैं कह रहा हूं, कल बताया भी था आपको, हाँ, टोटल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, टोटल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, टोटल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, दो वैल्यूज याद करनी है, एक mm में याद करनी है और एक सेंटीमीटर में याद करनी है, बताया था, इनको बताओ। और दूसरा मुझे बताओ रेनी डेज टोटल इंडिया में कितने हैं, रेनी डेज कितने हैं बताओ, किसी को याद है, रेनी डेज तो चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया था तो लिख लेना, 135 रेनी डेज हैं, ठीक है, 135, 30 आपको मिलेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 130 135 मिल जाएगा। लेकिन ये बताओ, ये तो कल क्लास में बताया था, सही है, अनिकेत प्रताप ने लिखा है, कितना है 1194 mm,
ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेशन होता है। सेंटीमीटर में लिखोगे तो 119.4 सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है। याद रखना कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। पता था आपको? एक होता है रेनी डे और दूसरा होता है क्रॉप रेनी डे। इनके बारे में पता है? बताओ। अच्छा, रेनी डे, क्रॉप रेनी डे, थोड़ा ऐसा हम लोग करेंगे क्लास को, और इंटरेस्टेड कैसे हो सकती है और कैसे प्रैक्टिस हो सकती है हमारी क्लास में, उसको थोड़ा हम लोग इंटरेस्टेड बनाएंगे। और ठीक है, आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग अगर रिस्पॉन्स करते हो अच्छे से, नमस्ते सूरज, नमस्ते। मुझे लिख के पढ़ाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये, मैं चाहता हूं कि स्लाइड भर जाए और हमारा डिस्कशन ना खत्म हो, है ना। बताओ, रेनी डेज कब होता है? रेनी डे कब होगा? जब मोर देन बारिश होगी 2.5 mm, तो रेनी डे कह सकते हो। क्रॉप रेनी डे कब होता है? तो मोर देन जब बारिश होती है 5 mm, ठीक है, तब उसको क्या कहते हो? क्रॉप रेनी डे कहते हो। कुछ चीजें हैं उनको याद रखना है, ठीक है, डन। अच्छा, वाटर बजट कितना है हमारा? वाटर, ये भी बताए थे ना, वाटर बजट। वाटर बजट कितना है टोटल? बताओ, वाटर बजट कितना है? बताए थे ना, वाटर बजट क्या होता है? कितना पानी आ रहा है, कितना पानी खर्च हो रहा है, इनपुट आउटपुट का जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या है? वाटर बजट कहते हैं। इसी को तो वाटर बजट कहते हो। बहुत सही अनिकेत, अनिकेत, व्हाट ए गुड नेम, अनिकेत। मुझे लगता है अनिकेत नाम के बच्चे जितने भी होते हैं सब होशियार ही होते हैं, ऐसा है क्या? हमारे एक टीचर भी हुआ करते थे, अनिकेत कोल्हापुरे सर, है ना, उनका नाम कोल्हापुरे था, बहुत बड़ा नाम था, अनिकेत कोल्हापुरे। और भी कुछ था, अनुमत नहीं, अनिकेत हनुमंत कोल्हापुरे था, हाँ, अनिकेत हनुमंत कोल्हापुरे था। ठीक है, चलो पूरा रिवीजन हो गया कल का, आगे बढ़े। चलो आज क्लास पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे हम पढ़ने बेसिकली वाले क्या है, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो मृदा पीएच, यानी कि मृदा के पीएच के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल पीएच होता क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसने सबसे पहली बार बताया, किसने जो पीएच मीटर है इसको बनाया, इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल कोलाइड्स के बारे में पढ़ लेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स भी हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, मैं चलो ठीक है, आ जाओ, तुम रिकॉर्डेड देख लेना, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉइल पीएच। तो सॉइल पीएच मोस्टली आप सभी को पता है, लेकिन एक अभी डिफिनेशन इसकी चेंज भी हुई है। तो डिफिनेशन में आप याद कर लेना कि पीएच जो है, मृदा पीएच होता क्या है। बेसिकली जब भी आप सॉइल पीएच की बात करोगे, मृदा पीएच की बात करोगे, तो मृदा पीएच क्या होता है कि H+ आयन और OH आयन की जो मृदा में कंसंट्रेशन होती है उसी को हम सॉइल पीएच कह देते हैं। ठीक है, मृदा पीएच कह देते हैं या पीएच कह दो सिंपल। अगर सॉइल पीएच कह रहे हो तो सॉइल में कंसंट्रेशन है। अगर आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो सिंपल, तो कह सकते हो H+ और OH आयन की कंसंट्रेशन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पीएच कह देते हैं। लेकिन डिफिनेशन आप सभी को एक याद रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH आयन, जब कंसंट्रेशन वर्ड यूज करो फोकस करना, क्यों मैं बार बार कंसंट्रेशन यूज कर रहा हूं। अभी इस वर्ड को चेंज किया है शियार ने, तो अब क्या कह रहे हैं? पीएच इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। डिफरेंस फिर से बोलो, पीएच क्या है? पीएच इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। और अब उस कंसंट्रेशन को चेंज करके एक्टिविटी वर्ड कर दिया है। क्या? एक्टिविटी जो वर्ड है ये यूज कर रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन पहले हम लोग वर्ड यूज करते थे, आपने पढ़ा, डिफिनेशन इसकी पढ़ी भी होगी। क्या होता है? पीएच इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। और अब इसको क्या करेंगे हम लोग यूज वर्ड, पीएच क्या है? पीएच इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन एक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी डिफिनेशन सभी लोग बोल दो, एक बार लिख लो फटाफट, लिख लो। क्या है पीएच क्या है? मृदा पीएच क्या है? सॉइल पीएच इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन एक्टिविटी इन सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप डिफिनेशन याद रखना। पीएच बेसिकली क्या है? जो पीएच हम वर्ड बार बार पीएच लिख रहे हैं, तो पीएच जो है एक वर्ड है जो कि आपको फ्रेंच भाषा का देखने को मिलता है, और ये इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब होता है? कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन जैसे जैसे बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे बढ़ता है, तो क्या करेगा? एसिडिटी, यानी कि जो हम कह सकते हैं H+ आयन जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? वहां पे पीएच जो घटेगा। ठीक है, पीएच घटेगा ही। तो ये मेजर हम इसमें क्या कर रहे हैं? पीएच के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं कि हाइड्रोजन आयन, H+ आयन कितने हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन ये यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन सॉइल में कितनी है, इसी को हम सॉइल पीएच कहते हैं। बेसिकली सॉइल पीएच क्या है? निगेटिव लॉग ऑफ
हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इसी को हम पीएच कह देते हैं, ठीक है। पुरानी डिफिनेशन है, इसको आप लोग देख लो और सिंपल कर देते हो क्वेश्चन आप लोग सही, इससे जो भी पूछे आते हैं। पीएच जो हमारा है इसको हम एक स्केल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 से 14 तक जाती है, 14 तक जाती है, और 0 से 7 तक हम जब जाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, अगर आपका मान चलो 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये क्या है, हमारा एसिडिक है, एसिडिक है। और ये अगर 7 से लेके 14 जा रही तो ये आपका कौन सा है, बेसिक नेचर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हमारी स्केल चलती है, इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या सिंपल जानना है कि एसिडिटी यानी कि अगर पीएच लो होगा, कम होगा, तो ये क्या है, एसिडिटी क्रिएट करेगा। और अगर पीएच हाई है यानी कि पीएच 7 से ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या है, ये आपको एल्कलिनिटी देखने को सॉइल में मिलेगी। और इसी को क्या है, इसको हम मेजर करते हैं बाय द पीएच मीटर। एक हमारे पास पीएच मीटर होता है, ठीक है, पीएच यूनिट या पीएच मीटर कहते हैं, पीएच यूनिट बेसिकली यूनिट में मेजर करते हैं। और ये हमारे पास इस तरीके से पीएच मीटर होता है, उसके थ्रू हम क्या है, पीएच को मेजर करते हैं। पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है, कौन सी किताब में लिखा है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है? ये पोटेशियम हाइड्रोजन क्या है बताना मुझे जरा। ये प्रवीण कह रहे हैं कि पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये पोटेशियम क्या है, मेरे टीचर ने तो एक बार पढ़ाया था क्लास में प्यूशंस, तब तो मुझे समझ आना है सर प्यूशंस क्या है, प्यूशंस तो उन्होंने कहा है बस तुम याद कर लो प्यूशंस होता है। लेकिन आज मुझे नई पहली बार डिफिनेशन देखने को मिल रही है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। कहना क्या चाह रहे हो, नया तूने डिफिनेशन खोल दिया है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, ये डिफिनेशन बनाना चाह रहे हो क्या तुम? ये क्या है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन क्या है बताओ जरा, या प्यूशंस कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? या तो खुद आप खुद को सही करो, अगर नहीं सही कर रहे हो तो ये बताओ कि पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिलता है, डिफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान वही देना है, इधर उधर भटकना नहीं है। यहां पे आ जाओ, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, देख लेना। पीएच को हम मेजर किससे करते हैं, तो पीएच मीटर हमारे पास होता है। एक हमारे पास होता है डिजिटल पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर होता है, इस तरीके से लैब में आपने देखा भी होगा। ये हमारे पास पीएच मीटर होता है। हम क्या करते हैं, हमें मान चलो किसी भी सॉइल का पीएच लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो प्रोसीजर क्या किया जाएगा, सॉइल का पीएच लेने के लिए क्या करेंगे, हम सॉइल सैंपल लेंगे, ठीक है। सॉइल सैंपल लेते हैं और सॉइल सैंपल में हम 20 ग्राम जो सॉइल होती है इसको ले लेते हैं। 20 ग्राम सॉइल को क्या करेंगे, इस तरीके का हमारे पास बीकर होता है, उसमें हम डाल लेते हैं। और उसमें डालने के बाद इसमें क्या करते हैं, मान चलो हमने 20 ग्राम ये सॉइल डाल ली, 20 ग्राम हमने सॉइल डाल ली, और इसमें हम डिजिटल वाटर डालते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं डिजिटल बोल रहा हूं, डिस्टिल, ठीक है, डिस्टिल यहाँ पे हम लोग वाटर डालते हैं, H2O डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर हम लोग डालते हैं। और दोनों को आपस में क्या करते हैं, एक हमारे पास इस तरीके से हमारे पास छड़ी होती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको आपस में मिक्स करते हैं। गूगल बाबा के चक्कर ना पड़ो। हाँ सही बात है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम मिक्स करते हैं और फिर क्या करते हैं, हमारे पास ये जो डिजिटल पीएच मीटर होता है, इसका क्या नाम है, अगर पूछ दे आपसे बाय बाय वगैरह में तो नाम तो पता ही होगा, ये क्या है, डिजिटल पीएच मीटर। ये हमारे पास क्या है, डिजिटल पीएच मीटर है। अब आपने जो इस बीकर को यहाँ पे लिया और इस तरीके से आप लेके आओ, ठीक है, यहाँ पे रख दो। इसको जैसे इस नॉब को यहाँ पे डिप करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि कितना पीएच है, यहाँ पे क्या है, कितना पीएच है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता देगा आपका पीएच कितना है, तो आप इसके थ्रू नाप लोगे। डिजिटल आपको जो पीएच मीटर देखने को मिला, इसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, ध्यान रखना। इसके कंपोनेंट हो सकता है तुम कभी कोई पूछ ले, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, या कोई आपसे ओरल भी पूछ सकता है। इसमें क्या है, ये आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल रही है। डिजिटल डिस्प्ले में क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू बता रही है कि पीएच कितना है। इसके अलावा इसमें पावर बटन होता है जिसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कैलिब्रेशन यूनिट होती है। किसी भी सैंपल का पीएच लेने से पहले हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट का मतलब होता है एरर जो होती है उनको फिक्स करना। मान चलो किसी ने पहले इसमें पीएच रीडिंग कोई ले चुका है, उसने क्या किया, जो ग्लास हमारे पास था, ठीक है, जो हमारे पास बॉटल थी, जो हमारे पास बीकर था, उसको यहाँ पे टच किया और उसने क्या किया, इस नॉब को साफ करना पड़ता है टिश्यू से। इसको नॉब को हम टिश्यू से हर बार साफ करते हैं ताकि पहले का इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो चिपके होंगे, उनको हटाना है, इसको साफ करना है, इसको डिस्टलाइज करना है। तो बेसिकली जो एरर को फिक्स करना होता है, एरर जो यहाँ पे कैलिब्रेशन आपको देखने को वर्ड मिल रहा होगा, कैलिब्रेटिंग नॉब होती है दो हमारे पास। कैलिब्रेशन का मतलब अगर आप समझते हैं तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है
रिमूव द इरर, ठीक है, जो इरर्स होती है, जो गलतियां होती हैं, ठीक है, इरर्स को हम क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं, यहां से खत्म करते हैं। इनपुट पोर्ट्स लगा है हमारे पास, ठीक है, और इस तरीके से डिजिटल से चलता है और आसानी से हम इससे पीएच निकाल सकते हैं, ठीक है, पीएच से निकाल सकते हैं, सिंपल तरीका हमारे पास है। अब जो इलेक्ट्रोड रॉड है इसमें क्या क्या होती है चीजें, उनको थोड़ा समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे आपको लीड टू मीटर देखने को मिलेगा। जो इलेक्ट्रोड हेड, ये आपका जो होता है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हो, तो इलेक्ट्रोड हेड बोलते हैं उसके। फिर यहाँ पे आपको फिलर ओपनिंग लगा है, यहाँ पे ये क्या है, फिलर ओपनिंग लगा है। इसके अलावा इसमें दो हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास है। और इसके अलावा यहाँ पे एक डायफ्राम और सेपरेटर ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर ये नाम आपसे एग्जामिनेशन में कहीं धोखे से भी अगर कोई पूछ ले कि किसके कंपोनेंट है, ठीक है, डायाफ्राम जो आपका है, ये सेपरेटर हो गया, ग्लास मेम्ब्रेन ये किसका है, इंटरनल रेफरेंस, ठीक है, एक इंटरनल रेफरेंसर होता है रेफरेंस, और एक आपके पास इंटरनल वो हमारा है। ये डिजिटल पीएच मीटर है, ये लिखा है भैया, कहां हो तुम, डिजिटल पीएच मीटर है ये, इसके थ्रू हम पीएच को निकालते हैं। गलती कर दी, नहीं डालना चाहिए था, है ना, जरूरी है, कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जामिनेशन में आते हुए, तो मैंने सोचा दे दूं आपको, पढ़ा दूं, है ना, और कोई और कहीं तो आपने देखा नहीं होगा इस तरीके से आपको कोई डिजिटल पीएच मीटर के बारे में बता भी रहा है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल में हमें समझाया गया था और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं इक्विपमेंट से, तो मैंने सोचा दे दें। अब देना जरूरी है ताकि आपकी एग्जामिनेशन में जब नया लगे तब ये ना हो कि पढ़ा ही नहीं था। तो ये पूछे अगर ये आपके पास इलेक्ट्रोड हेड, या पूछ ले आपसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहाँ देखने को मिला था, सीयूटी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए थे पीएच से, उसमें पूछ लिया था कि इसमें हम कैलिब्रेशन जब करते हैं, कैलिब्रेशन क्या होता है, तो इरर को फिक्स करना, इरर को रिमूव करना, तो वही हमारा कैलिब्रेशन होता है ना। इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसका पार्ट है, तो तुम ये मत मार देना कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड सॉइल में होता ही नहीं कुछ है, सॉइल के पार्टिकल के साथ अटैच रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको सॉइल पीएच मीटर जो निकालते हैं उसमें हमारे पास जो पीएच इलेक्ट्रोड है उसका पार्ट है, तो उस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पढ़ते हैं कुछ चीजें जो कि हमें जाननी है। सबसे पहले अगर बात करोगे पीएच, सॉइल पीएच इलेक्ट्रोड की, ठीक है, सॉइल पीएच जो इलेक्ट्रोड है इसको डिस्कवर जो किया था ये एसपीएल सोरेनसन ने डिस्कवर किया था। कब किया था, 1920 में इसको डिस्कवर किया था, एसपीएल सोरेनसन ने सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया था। लेकिन क्या हुआ था, एसपीएल सोरेनसन जो सॉइल पीएच डिफिनेशन कह सकते हैं, डिफाइंड भी किया गया था, ये भी एसपीएल सोरेनसन के द्वारा किया गया था इन द ईयर ऑफ 1909, ठीक है, 1909 में सबसे पहले एसपीएल सोरेनसन ने ही इसको डिफाइन किया था, ठीक है, इसको डिफाइन किया था। अगर आप देखोगे कि 1934 में जाते हो तो ऑर्नाल्ड आपको देखने को मिलेंगे, इनका बहुत, इनको बदनाम भी किया जाता है, ऑर्नाल्ड ऑरवेल ब्लैकमैन को। इन्होंने क्या किया, पूरा काम किसका था, पूरा काम इनका था एसपीएल सोरेनसन का, पूरा पीएच को डिफाइन करना, पीएच के बारे में बताना। लेकिन यहाँ पे ऑर्नाल्ड साहब निकल के आते, ऑर्नाल्ड ऑरविल ब्लैकमैन का पूरा नाम था। ये क्या करते हैं, जो कंप्लीट केमिकल इंस्ट्रूमेंट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच को मेजर करने के लिए जो एसपीएल सोरेनसन का काम था, इसको एसिडी मीटर भी कह रहे थे, ठीक है, और इसको हम पीएच मीटर के नाम से बाद में जानते हैं। इन्होंने इसका पेटेंट ले लिया था, बहुत बड़े चोर थे ये, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ऑर्नाल्ड ऑरवेल जो है ब्लैकमैन, ये बहुत बड़े चोर थे। एसपीएल सोरेनसन का पूरा काम इन्होंने बाकायदा पेटेंट करवा लिया, खुद के नाम पे सारी चीजें चल रही हैं। तो पीएच मीटर जो है इन्होंने सबसे पहली बार 1934 में इन्होंने पेटेंट करवा लिया था, ठीक है। सॉइल पीएच एच प्लस कह सकते हैं रिलेशन, ये पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ते जाएगा तो उस तरीके से पीएच का हमें देखने को मिलेगा, रेसिप्रोकल बैलेंस देखने को मिलता है। जो पीएच है ये एच प्लस आयन रिलेशनशिप अगर शो करता है और निगेटिव रेसिप्रोकल में ये शो करेगा। बेसिकली हमको यही जानना है कि जो सॉइल पीएच मीटर है, यहाँ से सॉइल पीएच मीटर है ये किसके द्वारा पेटेंट कराया गया था, तो याद रखना जो यहाँ पे ऑर्नाल्ड आरविल ब्लैकमैन देखने को मिल रहा है, इन्होंने सॉइल पीएच जो मीटर है इसका पेटेंट करवाया था। और इसमें आपकी जो वैल्यू है ये सॉइल पीएच मीटर में 0 से 14 स्टार्ट होती है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, पता भी होगा, ठीक है। अगर आप बात करोगे व्हेन सॉइल पीएच ड्रॉप्स, जब सॉइल पीएच नीचे गिरता है यानी कि कम होता है, चोर नहीं है क्लेवर है, चलो अच्छी बात है, क्लेवर मान लो, हाँ क्लेवर है। लेकिन देखो क्लेवरनेस, अब अगर आप कहोगे क्लेवर हैं तो क्लेवरनेस मुझे लगता है कि हमेशा नहीं है, जो पढ़ाई में कोई क्लेवरनेस नहीं होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, ये फार्मूला किसी को अगर हानि करके अगर तुम उसको पहुंचा रहे हो, काक चेष्टा इसलिए बताया गया है कि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप जैसे मान लो क्लास कर रहे हो, क्लास में काक चेष्टा रखो, है ना, सारी जो भी आपको चीजें मिल रही है उनको क्या करो,
उनको आप ध्यान से पढ़ो, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मित्र बगल में बैठा है उसको बोलो बेकार क्लास है, क्या सारे पीसी वगैरह में पढ़े तो हो, कितनी बार पढ़ोगे, चलो घूमने चलते हैं। ये काचेष्टा नहीं होनी चाहिए ना, समझ रहे? किसी का नुकसान ना हो पाए, बस इतना ध्यान रखो। अगर नुकसान किसी का हुआ तो फिर गलत बात है, तो फिर गलत बात है। ठीक है, जब सॉइल पीएच ड्रॉप करता है 6.5 से अगर ये 5.5 जाता है, तब एसिडिटी जो हमारी इंक्रीज होती देखने को मिलेगी 10 टाइम देखने को मिलेगी। अब फर्दर ड्रॉप टू 4.5 से एसिडिटी अगर गिरेगी तो 100 टाइम्स आपको ये पीएच में बदलाव देखने को मिल जाएगा। सॉइल हैव द हाईएस्ट बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा बफरिंग कैपेसिटी के बारे में। बफरिंग कैपेसिटी क्या बताती है कि रेजिस्टेंट टू चेंज दी पीएच। आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा हमेशा से कि बफरिंग कैपेसिटी क्या है। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंट टू चेंज पीएच। पीएच नहीं, यहां पे सब कुछ सॉइल क्या करती है, सॉइल खुद में ही इस तरीके से प्रॉपर्टी रखती है, खुद के ही उसके गुण होते हैं कि सबके लिए वो लड़ लेती है। ना ज्यादा पीएच अपना होने देगी, ना ही ज्यादा उसमें साल्ट एक्यूमुलेट होने देगी, ना ही ज्यादा ईसी बढ़ने देगी, ना ही कह सकते हैं ईएसपी बढ़ने देगी, ना ही सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बढ़ने देगी। तो उसमें बफर कैपेसिटी पाई जाती है। बफर कैपेसिटी सभी के लिए होती है, वो सिर्फ पीएच के लिए नहीं होती है। लेकिन मोस्टली हम पीएच के बारे में पढ़ते हैं कि बफर कैपेसिटी क्या है, सॉइल अपने पीएच को बैलेंस कर लेगी। ठीक है, बैलेंस कर लेगी, वो बफरिंग कैपेसिटी कहलाती है। याद रखना, ये बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंट टू चेंज पीएच। यानी कि मान चलो आपने क्या किया, फार्म यार्ड मैन्योर डाला और वो कैसा था, एसिडिक इन नेचर था। तो अगर सॉइल का जो पीएच था ये मान चलो 6.8 था, आपने डाला तो वो 5.5 पहुंच गया, तो सॉइल की खुद ही कैपेसिटी है, फिर से वो 6.8 पर चली जाएगी। ठीक है, तो वही हमारा बफरिंग कैपेसिटी होता है। इसके अलावा कुछ क्रॉप प्रेफरेंस यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, उनको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ से। ये क्रॉप प्रेफरेंस की अगर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जैसे कि बात करें किस पीएच पे कौन सी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकती है। ब्लूबेरीज जो होती है, ये एसिडिक अगर सॉइल है, ब्लूबेरीज अगर बात करोगे, ब्लूबेरीज हमारे पास हैं, और अगर एसिडिक सॉइल है, पीएच अगर 4.5 से लेके 5.5 पीएच है, तो बिल्कुल आप ब्लूबेरीज वगैरह को ग्रो कर सकते हो। अल्फा अल्फा हमारे पास एक क्रॉप देखने को मिलती है। अगर एल्कलाइन सॉइल है तब आप इसको अच्छे से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7.0 से लेके 7.5 पीएच तक अच्छे से ग्रो हो जाती है। जो लेग्यूम्स होती हैं, ठीक है, इनके लिए जो बेस्ट पीएच माना जाता है 6.2 से 7.0 देखने को मिलता है। जबकि जो ग्रासेस होती हैं ये सर्वाइव कर लेती हैं, अच्छे से ग्रो कर सकती हैं 5.8 से लेके 6.5 पीएच में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ब्लूबेरीज अगर पूछे तो सबसे अच्छी कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है ये। अच्छा, अगर राइस की यहाँ पे बात करो तो राइस को भी आप ग्रो कर सकते हो, इसके अलावा जूट को भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इनके लिए जो बेस्ट पीएच माना जाता है 5.5 होता है, बेस्ट पीएच मतलब यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा जो आलू होता है, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ठीक, कुछ क्रॉप प्रेफरेंस है यहाँ पे, ध्यान रखना। अल्फा अल्फा हो गई, अल्कालाइन सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हो 7.0 से लेके 7.5 अगर है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर बात करें न्यूट्रिएंट, जैसे आपके नाइट्रोजन हो गया, पोटाश हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया, बिकम लेस अवेलेबल अगर पीएच हमारा जाता है 6.0 से और 8.0 तक। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, व्हाट इज द बेस्ट पीएच फॉर क्रॉप, लो सब कुछ बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग इतना ज्यादा, भाग थोड़ी जा रहा हूं मैं क्लास से। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिएंट की बात करें, नाइट्रोजन हो गया, पोटाश हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, बिकम लेस अवेलेबल अगर पीएच जाता है हमारा 6.0 से लेके 8.5। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है स्लाइटली आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा बिटवीन द पीएच ऑफ 5.5 से लेके 8.0 तक। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, मोर अवेलेबल होते हैं इन एसिडिक सॉइल बट डिक्रीज एज ए पीएच नियर द 7। ठीक है, याद रखना। मोल्डिबियम हो गया, बोरन हो गया, कोलिन हो गया, बिकम मोर अवेलेबल इन एल्कलाइन। ठीक है, ये आपके कहां पूछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये आपको पॉइंट बना के इसलिए दे रहा हूं कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि मोल्डिबियम, ठीक है, या बोरान बात करेंगे तो ये किस पीएच पर बेस्ट अवेलेबल रहते हैं। तो याद रखना पीएच कौन सा होता है आपका, अल्कलाइन कंडीशन। अल्कलाइन मतलब 8.5 वाला जो आपका है, लगभग यहां तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ, ये जो लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, यहां से पीएच निकालने के लिए दे देते हैं क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मान चलो अगर हमारे पास 0.0001 है
तो अब बताओ इसका पीएच कितना होगा। ये प्री पीजी राजस्थान के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं दे दूं यहाँ पे क्वेश्चन 0.001 है, तो अब आप इसका पीएच एक्जैक्ट कितना होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं आपको करना, याद क्या करना है कि मान चलो अगर यहाँ पे ये वैल्यू आपको दी गई है और आपसे पूछूं मैं पीएच कितना है, तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। और इसको क्या करना है, इस 1 2 3, अब ये क्या होगा, अब अगर इसको लेके ऊपर आओगे तो इसकी -3 हो जाएगी। तो पीएच कितना होगा, यहाँ पे पीएच कितना होगा, 3 आपका पीएच देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको फार्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन है, ये पूरी टेबल है वो आपको यूजफुल रहेगी निकालने में। अब जैसे मान चलो मैं कह दूं 0.00000001 है, अब बताओ इसका पीएच कितना होगा, बताओ इसका पीएच कितना होगा। यहां से टेबल आपको दी गई, आसान हो जाएगा। यहाँ पे कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कितना जीरो लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा है, ठीक है, 9 लगा। अच्छा इधर से देखना है हमको, OH ऑन की एक्सटेंसिटी ये देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डायरेक्ट आप 7 वैल्यू कट यहां से कर दोगे। अब कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। एक पहला प्रश्न है, निकालो इसका पीएच कितना होगा, बताओ फटाफट। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, 3-4 क्वेश्चन कर लो, समझ आ जाएगा कैसे निकालते हैं पीएच, ठीक है। इनके आंसर कर दो फटाफट। सर कैन यूज ऑफ फर्टिलाइजर सप्रेस द पीएच ऑफ सॉइल, इम्पैक्ट ऑफ द क्रॉप। हाँ सही है, बहुत से ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, कभी कभी पूछता है कि यूरिया डालने से क्या होगा, पीएच एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स भी बेसिकली क्या करते हैं, मैन्योर्स को हम ज़्यादा बल्क मात्रा में डालते हैं तो वो भी सॉइल की स्ट्रक्चर को अच्छा कर देते हैं, लेकिन पीएच को कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा कर देते हैं, वो भी उनका भी अपना नेचर होता है। तो अगर आप क्या करोगे, नाइट सॉइल को सीधे क्यों नहीं डालते, नाइट सॉइल जानते हो ना, गुड मॉर्निंग, तो नाइट सॉइल को हम सीधे इसीलिए नहीं डालते क्योंकि उसका पीएच बहुत ज़्यादा ही कम होता है, ठीक है। उसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, हैवी मेटल्स बेसिकली कौन से आपके हो गए, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, पीबी हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं, तो सीधे नहीं डाल सकते हो। और जो हैवी मेटल्स होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में घुस जाते हैं। हमारे सिस्टम में अगर हम मान चलो कोई ऐसा आपने क्रॉप, ऐसा वेजिटेबल कंज्यूम किया जहाँ पे क्या है, हैवी मेटल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो वो प्लांट की बॉडी के थ्रू होकर हमारी बॉडी में आ जाते हैं, वो हमारे लिए कैरिकोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, कैंसर काज कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। कौन सा निकाला तुमने, ये वाला निकाला पहला, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 10 टू पावर -5 हो जाएगा, तो पीएच होगा 5, कौन सा निकाल दिया तुम लोगों ने, 7 4, अच्छा है इसका 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू पावर -7, हाँ बिल्कुल 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, इसका 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो 4 पीएच हो जाएगा इसका। 10 की पावर 3, तो 3 पीएच हो जाएगा। अब 7 5 4 3, 7 5 4 3, कुणाल का बिल्कुल सही है, कुणाल ने निकाल लिया पीएच, सभी का सही निकाला। और मेधा 7 4, एक का नहीं दिया, मिस कर दिया, ठीक है 4। मतलब आपको यही करना है, सिंपल समझना यही है कि पीएच निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, पीएच निकाल पा रहे हो नहीं, ये आपको दे दिया, कुछ दे देता हूं प्रैक्टिस कर लो। और अगर एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाए तो वहां इधर उधर कॉपी नहीं दूसरी देखनी है, कॉपी तो मिलती नहीं बेसिकली। चलो इसका एक और बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका पीएच और बता दो, जो लिखा है यहाँ पे, इसका पीएच बताओ और क्या होगा। जिन्होंने नहीं अभी तक निकाल रहे हैं सभी लोग, पीएच देख लो उनका कैसे निकल रहा है। ना समझ आ रहा है फिर से बोल दो, मैं समझा दूंगा कैसे निकालना है ना। क्वेश्चन आए तो इधर उधर मत, बगुले की तरह मत देखना, पता ले। नहीं एसएससी में क्या हो रहा है इस समय, ना उनको सिस्टम मिल रहा सही से, ना उनका एग्जामिनेशन सही से करवा रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको आती है चीजें तो समझ लो, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। ये टेबल आसान है। अब मान चलो ऐसे, ये जो हमने पीएच आपको दिया है, पीएच दिया है, इसमें देखो गिनो कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10 टू पावर -6 है। अब आप कुछ नहीं करना, टेबल इसीलिए यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। अब आप 6 पे जाओ, यहाँ पे जीरो गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्याएं आ रही हैं, यानी कि 10 टू पावर -6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा यानी कि 6 पीएच हो जाएगा। सिंपल है, 6 पीएच सभी का सही है, ठीक है, यानी कि सही, समझ आ गया ना। क्वेश्चन आते हैं तो यहां से अगर आपको पता है
भाई वो इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं है तुम्हें, सीधे उठाओ यहाँ पे पहुंच जाओ, सीधे उठाओ पहुंच जाओ, 6 पेज मिल गया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आता है आपकी जो पीएच स्केल है पूरे उसका यहाँ पे सार मिल जाएगा आपको। क्या कह रहा है कि सॉइल पीएच की अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले निकल के आता है पीएच जो रेंज है, रेंज कहां तक जाती है, 0 से 14 जाती है। 7 अगर है पीएच तो उसको न्यूट्रल कहोगे, अगर 7 से क्या है, अगर 7 से कम है यानी कि कम है तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से अगर ज्यादा है तो ये कैसा अल्कलाइन हो जाएगा। डन। अगर हम बात करें H प्लस आयन की, अगर ये इंक्रीज करते हैं तो पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद रखना H प्लस आयन जितने ज्यादा ऊपर बढ़ेंगे, है ना, हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा ऊपर बढ़ेगा नंबर बढ़ते जाएंगे, पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, यानी कि जो कंडीशन है एसिडिक होती जाएगी। OH आयन जितने ज्यादा बढ़ेंगे, OH आयन जितने ज्यादा बढ़ेंगे पीएच उतना ही राइज करेगा, उतना ही राइज करेगा, यानी कि मोर अल्कलाइन नेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, पीएच को हम मेजर करने के लिए क्या निकालते हैं, पीएच स्केल हमारे पास होती है, लॉगरिथम स्केल इसको कह सकते हैं, पीएच स्केल इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। जो पीएच हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी कि जो सॉइल पीएच इज मेजर्ड ऑन लॉगरिथम स्केल मीनिंग ईच यूनिट चेंज रिफ्लेक्ट ए 10-fold डिफरेंट इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सीधे इस स्टेटमेंट इसको बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या कह रहा है कि अगर पीएच जो हमारे पास है, पीएच स्केल हमारे पास है, पीएच मीटर जो हमारे पास है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक यूनिट भी चेंज होती है, ठीक है, ईच यूनिट चेंज रिफ्लेक्ट क्या करेगी, परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, यहां से परिवर्तन क्या हमें देखने को मिलेगा पीएच पे, 10 मतलब 10 टाइम। ठीक है, 10x क्या होगा डिफरेंस हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन में मिलेगा। सीधे स्टेटमेंट यहां से आता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझ लो, pH 6 has 10 टाइम मोर H प्लस देन pH 7 एंड pH 5 has 100 टाइम्स मोर। ठीक है, तो ये समझ लेना ध्यान से, बता दिया आपको क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब आते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कभी कभी अभी मैं कल देख रहा था, एक किसी आयोग का पेपर था, राजस्थान का पता नहीं किसी का पेपर था, तो उसमें इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कैटेगरी निकल के आती है एक्सट्रीम, दूसरी निकल के आती है स्ट्रांगली, तीसरी निकल के आती है मॉडरेट, चौथी निकल के आती है स्लाइटली, और फिफ्थ निकल के आती है हमारे पास मिडली एसिडिक, सेवंथ हमारे पास न्यूट्रल है, और एट्थ हमारे पास स्लाइटली है, और फिर नाइन्थ हमारे पास मॉडरेट एल्कलाइन नेचर है। तो यहां से कभी कभी पूछ लेता है कि किस पदार्थ का कितना पीएच है और वो किस कैटेगरी में आता है। तो अगर बात करोगे एक्सट्रीम अगर एसिडिक की बात करोगे, तो अगर पीएच लेस देन 4.5 है, लेस देन 4.5 है तो आप कहोगे एक्सट्रीम एसिडिक है। अभी एग्जांपल की बात नहीं करेंगे। अगर स्ट्रांगली एसिडिक है तो बात करेंगे 4.5 से लेकर अगर 5 के बीच का पीएच है तो ये हमारा स्ट्रांग एसिडिक कहलाएगा। अगर मॉडरेट एसिडिक की बात करोगे तो 5.1 से लेके 5.5 पीएच है तो हमारा किसमें आएगा, मॉडरेट एसिडिक में आएगा। अगर यही पीएच स्लाइट एसिडिक है तो 5.6 से लेके 6.0 कह देंगे तो हमारा किसमें आएगा, स्लाइट एसिडिक आएगा। इसके अलावा माइल्ड एसिडिक में आएगा 6.1 से लेके 6.5, और न्यूट्रल में आएगा आपका बेसिकली न्यूट्रल तो 7 होता है, लेकिन इसमें भी कैटेगरी दे दी है 6.6 से लेके 7.3 यहाँ पे देखने को मिलता है। और स्लाइटली अल्कलाइन की अगर बात करोगे 7.4 से लेके 7.8 देखने को मिलता है, और मॉडरेट अल्कलाइन की बात करोगे तो 7.9 से लेके 8.4 देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा ये बताओ बोरिक एसिड का पीएच कितना होता है, तो आप याद रखना। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया प्रीवियस क्वेश्चन, समझो। यहां से क्वेश्चन ये पूछता है या आपको कोई बता देगा, आपको बोल देगा ये बताओ विनेगर का क्वेश्चन, विनेगर जो विनेगर है यानी कि सिरका है, ये क्या है, ये सिरका है, सिरका जो भी कहो, विनेगर का पीएच कितना है, तो 3 है, आपको याद करने सभी यहाँ पे। तो अगर बात करें एक्सट्रीम एसिडिक में कौन आएगा, आपको दे दे सिरका आएगा, टमेटो आएगा, कैरेट आएगा, पोटैटो आएगा, क्या लगाओगे, तो आएगा विनेगर उसमें आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक्सट्रीमली एसिडिक की अगर बात करूं तो लेमन का जो पीएच है 2.5 देखने को मिल रहा है, विनेगर है, सिरका का पीएच 3.0 मिल रहा है। स्टोमक हमारा जो पेट है इसमें HCl पाया जाता है, ठीक है, HCl पाया जाता है, इसका पीएच कितना होता है, तो 2 होता है। सोडा है, ठीक है, 2.4 पीएच होता है, ये आपका एक्सट्रीम एसिडिक में आता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक में आपकी जो बियर होती है, ठीक है, आपको तो बहुत ज्यादा प्रिय है ना, चलो आप बियर आती है आपकी 4.5 से 5.0। फिर आता है टोमेटोज 4.5 से आपका स्टार्ट होता है इसका, ये मॉडरेट आपका स्ट्रांगली एसिडिक में आता है। देन इसके अलावा मॉडरेट एसिडिक में आपका कैरेट्स जो होती हैं, कैरेट्स का हो गया, एस्पेरगस का होगा, बोरिक एसिड हो गया, इसका पीएच देखने को मिलता है, कैबेज भी देखने को मिलती है आपकी मॉडरेट एसिडिक नेचर में।
फिर आता है स्लाइटली एसिडिक में, पोटैटोज हो गए 5.6 pH होता है। इसके अलावा माइल्डली एसिडिक में साल्मोन हो गया और काउज जो दूध होता है, ठीक है, 6.6 या 6.5 कह सकते हो, यहाँ पे 6.6 pH आपको दूध का देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यूट्रल pH में जो हमारी सलाइवा होती है, लार, ठीक है, अभी आया था यूपी AGT में क्वेश्चन आया था सलाइवा से, वो कुछ एनिमल से रिलेटेड था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन का आंसर सलाइवा सही नहीं था, कुछ पूछा था लेकिन सलाइवा से कंसर्न था, पता नहीं कुछ डिजीज फैला रहा था, ऐसा करके था, याद नहीं आ रहा अभी। ब्लड का जो हमारे पीएच है, ठीक है, 7.3 देखने को मिलता है। जो श्रम्प होता है उसका पीएच हमको 7 देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है इसके अलावा एग, अंडे, इनका पीएच 7.6 से लेकर 7.8 होता है। और जो हमारा सी वाटर होता है, ठीक है, यानी कि ओशियन जो वाटर होता है 8 पीएच उसका होता है, हाईली अल्कलाइन नेचर होता है। तो कुछ पीएच है इंपॉर्टेंट, उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, याद भी कर लेना, ईजी है इसको, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे देख लो, ये आपके पास एक और पीएच मीटर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये भी आपका बेसिकली ये पीएच मीटर ही है, और ये प्रोब मीटर इसको हम कह देते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलती है पीएच की एनालॉग में मिलती है, ठीक है। ये प्रोब आप प्रोब मीटर कह देते हैं, एनालॉग मीटर कहते हैं, काफी सारे नाम से जानते हैं। इसके थ्रू भी हम पीएच ही हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, पीएच निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो इस तरीके से स्टिक आपको देखने को मिल रही है, ये लंबी लंबी जो आपको देखने को मिल रही है, प्रोब है, प्रोब, ठीक है, प्रोब है, इसको याद रखना, प्रोब है, इससे हम पीएच निकाल पीएच निकालते हैं। पीएच स्केल यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका जहां जितना ज्यादा पीएच होगा उतना इधर बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास ये स्केल डिजिटल स्केल होती है, तो ये भी पीएच निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, तो आई थिंक पीएच हमारा जो टॉपिक था मैंने पूरा आपको समझा दिया है, पीएच क्या है, किसने पीएच मीटर बनाया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पीएच से। बताओ, पीएच समझ आ गया? पीएच आ गया, समझ आ गया? फिर कोलाइड्स पे हम लोग आगे बढ़े। पीएच समझ गए सब लोग? फिर आते हैं कोलाइड्स पे। कोलाइड्स की अगर बात करोगे तो सबसे जो एक्टिव पार्टिकल होता है, सबसे ज्यादा सॉइल में जो एक्टिव पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं सॉइल कोलाइड। क्या है? सबसे ज्यादा जो एक्टिव पार्टिकल होता है वो होता है सॉइल कोलाइड। वाह, प्रवीण को कोई बहुत अच्छा आंसर लिख सकता है क्या? हाँ, प्रशांत और कहां चले गए? समझ गए? पीएच वाला हमारा टॉपिक हो गया क्लियर, उसमें तो किसी का कोई डाउट तो रह नहीं गया। डाउट बेसिकली था ही नहीं, पीएच तो आपको पता भी पहले से था, लेकिन कुछ चीजें थी उनको मैंने समझा दिया, ठीक है। हाँ, पीएच तभी बता दिया ना, उसमें देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब अगर कोई आपसे कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहां से आता है, तो वो चीज गलत है। हम हाँ इतना बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, कहां कहां से क्वेश्चन हो सकता है, और वो भी एग्जाम का एनालिसिस करके। भाई हमें थोड़े ना पता है, एग्जाम हम तो है नहीं एग्जामिनर। अगर हम तो एग्जामिनर हो फिर तो ना पहले तो क्या करें, है ना, हाईलाइट कर दें चीजें। एग्जामिनर का माइंड सेट है, अब वो पीएस से क्या पूछ लेगा। और आजकल जानते हो आप लोग, पेपर भी जो बनाया जा रहा है वो पता नहीं किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें ना आपका सिलेबस मिलता है, ना उसमें आपको जो दिया गया होता है सिलेबस का वो पॉइंट मिलता है, कुछ अलग ही देखने को मिलता है। एग्जाम किसी और का, पूछ कुछ और रहे, तो ये तरीके हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उससे रिलेटेड जो जो कुछ हो सकता है, मान चलो अभी मैं आपको जो पीएच मीटर है ना दिखाता है, डिजिटल पीएच मीटर, अब आधे लोग तो नहीं जानते हैं ना उसमें क्या रेफरेंस मीटर है, क्या इलेक्ट्रोड है, किस तरीके से पीएच लेते हैं। थोड़ी चीजें आपको पता चल गई तो आपको हो सकता है हेल्प हो जाए, है ना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता तो इनडायरेक्ट बन जाता है, क्योंकि हमने उस तरीके से उसको पढ़ के रखा है तोड़ तोड़ के, है ना। चलो क्लियर है। चलो फिर बढ़ते हैं हम सॉइल कोलाइड्स पे। तो कोलाइड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड याद रखना, वो आप याद रखना क्या है, सॉइल कोलाइड का पार्टिकल साइज, ठीक है। इसका जो पार्टिकल साइज होता है, यानी कि कोलाइड्स अगर पार्टिकल की बात की जाए तो पार्टिकल इसका जो साइज होता है 0.00 क्लियर कितना होता है, 0.002 होता है। और 2 को हटा के क्या करना है, यहाँ पे आप 1 लगा देना। अगर ये पार्टिकल साइज आपको देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल ये किसका साइज है, तो ये आपका कोलाइड्स का साइज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहला इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट हो गया। फिर दूसरा यहां पे निकल के आता है कि कोलाइड जो वर्ड है ये किसने दिया है। सबसे पहले ये जो वर्ड दिया गया था, ये थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक थे, थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस वर्ड को दिया था, ठीक है। और ये जो वर्ड यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में बेसिकली एक वर्ड है कोला,
ठीक है, कोला, KOLA, कोला। एक क्लीमा करके वर्ड है, उसको याद रखना, क्लीमा, क्लाइमेट जो बना है वो क्लीमा वर्ड से बना है, लेकिन यहाँ पे कोला जो वर्ड है, कोला जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, कोला और कोला प्लस ऑइड से मिलके बना है, कोला प्लस ऑइड से मिलके बना है। और यहाँ पे कोला जो है, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्लू लाइक, ग्लू, ठीक है, ग्लू लाइक। जो कोलाइड्स पार्टिकल है सबसे मोस्ट एक्टिव पार्टिकल सॉइल में होता है, कोला प्लस ऑइड से मिलके बना है। टर्म किसने दिया? थॉमस ने इन द ईयर ऑफ 1861 में दिया। ये मैंने चीजें आपको बता दी, यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही हमें पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं, ठीक है, कुछ और भी चीजें कोलाइड्स में है, तो उसको हम समझ लेते हैं। कोलाइड्स की अगर बात करोगे, ये 2 फेज सिस्टम शो करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, कोलाइड क्या करेगा, सॉइल में हमको 2 फेज सिस्टम होता है, वो देखने को हमको इसके द्वारा मिलता है। सबसे ज्यादा छोटा पार्टिकल है, और जानते भी आप हो प्रिसीजन फार्मिंग, अभी पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर हमारे आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रिसीजन फार्मिंग। और जितना ज्यादा पार्टिकल छोटा होता जाता है उतना ही ज्यादा वो एक्टिव होता जाता है। नैनो पार्टिकल्स की आप बात करते हो, क्यों इतना ज्यादा नैनो पार्टिकल्स की बात की जा रही है, क्यों इतना ज्यादा स्टडी उस पर चल रही है? क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिकल छोटा होता जाएगा उतना ही ज्यादा उसका हम कह सकते हैं रोल इंपॉर्टेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। ठीक है, तो कोलाइड जो है, यहाँ पे क्या है, डिफिनेशन देख लो, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल जाएगा हमको। कोलाइड, जो द कोलाइडल स्टेट रिफर्स टू द 2 फेज सिस्टम इन विच वन मटेरियल इन ए वेरी फाइन डिवाइडेड इनटू स्टेट विच डिस्पर्स थ्रू द सेकेंड फेज, ठीक है, एक फेज से दूसरी फेज में जा रहा है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक टिंडल प्रभाव होता है हमारे पास, ब्राउनियन इफेक्ट होता है, तो उसके बारे में हम समझ लेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, या हम डिस्पर्सन ऑफ क्ले इन वाटर बात करें तो ये क्या है, कोलाइडियल हमको यहाँ पे जो देखने को मिलता है, ठीक है। लिक्विड इन गैस हो गया, फॉग और क्लाउड कुड इन एटमॉस्फेयर, तो ये भी हमारे कोलाइडियल का ही कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है फिनोमेना। जो कोलाइडल पार्टिकल होता है इज जनरली स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो ये आप याद रखना, बता भी ऊपर दिया है आपको। जो ह्यूमस है, ये सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल हमको ऑर्गेनिक कोलाइड का देखने को मिलता है। क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक ऑर्गेनिक कोलाइड का एक अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। जो सॉइल कोलाइड होते हैं वेरी स्मॉल है, बताया था अभी, बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है। फाइन डिवाइड पार्टिकल देखने को मिलता है बिटवीन द सॉइल दैट इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सॉइल प्रॉपर्टी एंड द फर्टिलिटी। सॉइल प्रॉपर्टी को, सॉइल फर्टिलिटी को ये क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। और इंपैक्ट बेसिकली क्या करेगा, तो जब आगे देखो, इधर आ जाओ। एक, अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो हमको एक टिंडल प्रभाव पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी लिखते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बेसिकली क्या है, एक ब्राउनियन मूवमेंट होता है, एक वर्ड और याद रखना, ब्राउनियन, पता नहीं, ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, मान चलो ये आपने क्या किया, यहाँ पे लाइट आप जला रहे हो, इस तरीके से आप लाइट जला रहे हो, तो लाइट जब जलाते हो तो आप, अच्छा और सिंपल करते हैं इसको, जैसे कि आप देखना कोई मकान है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कोई एक वहां पे एक ईंट नहीं है, या कुछ मतलब छोटा सा छिद्र है जहां से सन की लाइट आ रही है तेजी से, तो आप देखते हो कि सन की लाइट जब आती है तो बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मतलब उसमें घूमते हुए नजर आते हैं, बहुत तेज उनका हो रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल और समझना, रात में क्या करना, आप लोग छत पे आओ तो एरोप्लेन्स वगैरह निकलते हैं, तो उनसे देखना आपको लाइट जब इमिट होती है तो बहुत सारे आपको पार्टिकल्स ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत धूल बहुत ज्यादा धूल है, तो वही टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव में बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, इस तरीके लाइट जब होती है तो उनमें रिफ्लेक्ट करती है, और यही टिंडल प्रभाव आपका शो करता है। जो पूछा जाता है कभी कभी कि ब्राउनिन मूवमेंट या टिंडल प्रभाव कौन शो करता है, तो याद रखना ये कोलाइड जो होते हैं, ठीक है। जो कोलाइड आपको यहाँ पे देखने को मिला है, कोलाइड सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको है ब्राउनिन मूवमेंट, और साथ ही साथ जो टिंडल प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलता है। डन, आ जाओ। दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ क्ले मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो कि ह्यूमस बताया आपको, सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। इनका साइज है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, छोटा होता है। लार्ज सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज जितना छोटा होता जाएगा उतना ही सरफेस एरिया उसका बढ़ता जाएगा। एंड अलाउ टू होल्ड इनटू वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इन्फ्लुएंसिंग सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, और साथ साथ ओवरऑल सॉइल अगर हेल्थ की बात करें तो जो कोलाइड पार्टिकल है हमारा इफेक्ट करता है, ठीक है। डन। तुम लोग ना चैट ऑफ कर दूंगा, यहां से बोल भी नहीं पाओगे, ध्यान सुन लो इधर। अभी पूछेंगे फिर तुम लोग ब्राउन मूवमेंट क्या कर रहे हो, ये सब लड़ाई चल रही है आपस में तुम लोगों की।
टिन्डल प्रभाव, ब्राउनियन मूवमेंट, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, पता नहीं किसकी कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारा। आ जाओ, टिन्डल प्रभाव समझ लो भैया। पूछते अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया, अगर आ गया और नहीं कर पाए, अब रुक जाओ, तुम लोगों को बताते हैं, आगे आ जाओ, क्वेश्चन देंगे हार्ड हार्ड बना के। समझो, इधर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। दो चीजें हैं, एक फ्लॉकुलेशन है, एक डीफ्लॉकुलेशन है, फ्लॉकुलेशन और डीफ्लॉकुलेशन। इधर आ जाओ, मान चलो हमारे पास सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, और आप जानते हो कि जो सॉइल पार्टिकल होता है, बेसिकली क्ले पार्टिकल की हम लोग बात करें, ठीक है, जो पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे, ये कैसा होता है, निगेटिव, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे हमें चार्ज देखने को मिलता है, निगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। अब ये क्या करेगा, जितने भी प्लस आयन जिनके भी ऊपर लगे हैं, ठीक है, जिसके भी ऊपर प्लस आयन है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये आके जुड़ जाएंगे, आगे जुड़ जाएंगे। जब क्या होता है, ये कैसे आयन है, एनायन है, एनायन देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगर एनायन आके चिपक रहे हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल हमारा देखने को मिल रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये अगर नेगेटिव, आगे पढ़ेंगे भी हम, दो चीजें यहां पे देखने को मिल रही हैं, चलो यही समझ लो। एक हमारे पास क्या है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, एक होती है हमारे पास एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, एनायन और कैटायन, सॉइल का पार्टिकल किसको रख रहा है, किसको छोड़ रहा है, तो यहां पे जब माइनस लगा है तो क्या करेगा, ये प्लस वालों को अट्रैक्ट करेगा आपस में, ठीक है, प्लस वालों को अट्रैक्ट करेगा, प्लस वालों को अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को हम, इसी में सॉइल कोलाइड्स में ही हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और साथ साथ एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी को भी पढ़ लेते हैं। अब अगर मैं पूछूं हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी होगी और लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी होगी, तो यहां पे जो हमारे पास काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं कोलाइड ही कर रहा है। कोलाइड सबसे छोटा पार्टिकल है और यही कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी को रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, सॉइल कोलाइड्स के ऊपर अगर कैटायन आके चिपक रहे हैं तो उसको कहोगे क्या, कैटायन, कैटायन का क्या है, यहां पे पीछे आ जाओ, ये फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन बेसिकली क्या होता है, फ्लॉकुलेशन मतलब होता है कि ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और सॉइल के पार्टिकल्स ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये आपस में आके अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को, यही जो समझा रहा हूं आपको, इसी को हम फ्लॉकुलेशन कहते हैं। यानी कि जितने भी कैटायन होते हैं वो आपस में आके अटैच हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लॉकुलेशन, यानी कि गुच्छ बनना। सॉइल में फ्लॉकुलेशन होना, फ्लॉकुलेट होते हैं, ठीक है, गुच्छ का बनना। समझ गए, नहीं समझा कोई, कौन कौन समझा, कौन नहीं समझा, ये बताओ थोड़ा। फ्लॉकुलेशन का समझ, सिंपल यही अर्थ समझना आपकी, सॉइल पार्टिकल आर कोगुलेट बाय एडिंग एन अपोजिट चेंज आयन। जो अपोजिट आयन है, यानी कि माइनस के साथ अपोजिट कौन सा होगा, प्लस होगा, तो वो जब आके चिपकेगा तो इसको कहोगे, क्या कहोगे, इसको फ्लॉकुलेशन, फ्लॉकुलेशन। और डीफ्लॉकुलेशन में क्या होगा, इसका उल्टा विपरीत, ठीक है, इसका उल्टा। तो जो फ्लॉकुलेशन वाला कभी कभी ऑर्डर पूछ लेते हैं कि फ्लॉकुलेशन में कौन इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करेगा, तो अगर यहां पे बात करूं तो आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, जितने भी पॉजिटिव इनके ऊपर लगा है, ठीक है, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं पॉजिटिव, जो पॉजिटिव जिनके ऊपर पॉजिटिव आयन देखने को मिलते हैं वो आपके कौन से हैं, वो आपके फ्लॉकुलेशन होगा, वहां से फ्लॉकुलेशन होगा। और डीफ्लॉकुलेशन क्या होगा, डीफ्लॉकुलेशन कैसे होगा, जब अपोजिट आयन आपस में नहीं चिपकेंगे। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फ्लॉकुलेशन, डीफ्लॉकुलेशन, याद रखना, ठीक है। तो उसी वही रेगुलेट करेगा हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो अगर क्या हो रहा होगा, मान चलो मैं आपसे पूछ दूं, आगे क्लासिफिकेशन दिया है, स्वेलिंग और श्रिंकिंग, स्वेलिंग श्रिंकिंग कैसे होगी, तो यहां पे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है, उसी बेसिस पर हमारी जो स्वेलिंग सिंकिंग प्रॉपर्टी है ये डिसाइड करती है। जब आप कहोगे स्वेलिंग सिंकिंग, तो एक तो आप याद रखोगे कि स्वेलिंग सिंकिंग जो है, जो आपको मोंट मोरिलो नाइट पढ़ाए थे, जो मोंट मोरिलो नाइट की हम बात कर रहे थे, तो ये आपको ब्लैक सॉइल में मिनरल देखने को मिलता है। ब्लैक जो सॉइल्स होती है यहाँ पर, ये आपको मिनरल क्या है, ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। जब मोंट मोरिलो अधिक होगा तो क्या है, स्वेलिंग और सिंकिंग कैपेसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो पूछा भी जाता है आपसे प्रश्न, तभी आंसर उसका जो मोंट मोरिलो वो सही है। सॉइल, जो कुछ सॉइल होती है यहाँ पे आपको क्ले कोलाइड्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिलोंग टू द स्मेक्टाइट जो ग्रुप होता है उससे बिलोंग करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो मोंट मोरिलो नाइट है, यही आपको याद करना है। ये क्या करता है, स्वेलिंग और वेटिंग, यानी कि श्रिंकिंग,
प्रॉपर्टी रखता है तो सबसे ज्यादा हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप पूछे आपसे स्वेलिंग और सिंकिंग की प्रॉपर्टी किस में देखने को मिलती है, तो मोंट मोनोलाइट की तरह देखने को मिलती है। हाई श्रिंक और स्वेल जो पोटेंशियल है, ठीक है, स्वेलिंग और श्रिंकिंग की जो पोटेंशियल है मोंट मोनोलाइट के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लो श्रिंकिंग स्वेल पोटेंशियल केओलिनाइट में आपका क्लोराइड हो गया, और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है तो उस तरीके से मिलती है। जहां पे भी क्ले सॉइल ज्यादा होती है, आप देखते भी होंगे क्ले में भी अगर मोंट मोनोलाइट अधिक ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, बारिश होने के बाद में सॉइल बहुत ज्यादा फूल जाती है, और जैसे ही आप चलोगे उस सॉइल पे तो आपके जो पैर होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। तो क्यों है, चूंकि यहाँ पे मोंट मोनोलाइट अधिक मात्रा में है, और वही क्या कर रहा है, एक स्वेलिंग और सिंकिंग की प्रॉपर्टी है। देखते नहीं इस तरीके से दरारें पड़ जाती है जब सूख जाती है, और जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो वाइड्स, ये वाइड्स जो आप यहाँ पे शब्द दिखा है वाइड्स, वाइड्स यही बेसिकली आपके पोर होते हैं, ठीक है, यही आपके पोर होते हैं, तो बहुत ज्यादा ओपन आती है, दरारें पड़ जाती है। जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें सेल्फ प्लॉइंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि खुद से ही प्लॉइंग ये कर लेती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यहाँ पे अनायन बात करें, अनायन एक्सचेंज में बेसिकली भी आपको बताया था, अनायन एक्सचेंज में क्या हो रहा है, ये क्ले पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल क्या नेगेटिव चार्ज है, और सॉइल सोल्यूशन में क्या है, जितने भी प्लस आयन है, तो यानी कि रूट हेयर के साथ ये कैसे आपस में बॉन्ड बना रहा है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच आयन आर एक्सचेंज, आयन जो है आपस में कैसे एक्सचेंज हो रहा है, आयन आर एक्सचेंज बिटवीन सॉइल सॉलिड एंड लिक्विड फेज, या हम कह सकते हैं बिटवीन सॉलिड फेज, या हम कह सकते हैं क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, तो इसको कह रहे हैं हम आयन एक्सचेंज, ठीक है। आयन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो उसी को आयन एक्सचेंज कह दोगे। दूसरा आता है हमारे पास निकल के कैटायन, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसको याद रखना। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, कैटायन कितना एक्सचेंज हो रहे हैं उसी को कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कह दोगे। सम ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायंस दैट अ सॉइल कैन अब्सॉर्ब इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। जो बोल रहे होंगे उनको नहीं समझ आएगा, हम समझ गए। अगर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना ज्यादा एक्सचेंजेबल कैटायंस अब्सॉर्ब कर पा रही है सॉइल, तो उसको कहोगे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से एक आपको क्वेश्चन आता है, ये हाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, ये डिफरेंट सॉइल की हमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अलग अलग देखने को मिलती है। सैंड की बात करो 0.5 किलो मोल देखने को मिलेगा, सैंडी लोम 5 से 10, 5 to 10, सैंडी 0.5 सेकेंड, सैंडी लोम 5 से 10, थर्ड आएगा लोम 10 to 15, फोर्थ आएगा क्ले लोम 15 to 30, फिर आएगा हमारा क्ले, फिर आएगा ह्यूमस। तो ह्यूमन की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हम बात करें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, आई थिंक आना भी चाहिए क्योंकि 10 रहा है, यहां से क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे पास केओलिनाइट है, मोंट मोनोलाइट है, और बर्मिकुलाइट है, साथ ही साथ हमारे पास इलाइट है, और हमारे पास क्लोराइट है। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल में सबसे ज्यादा किसकी होती है। अब आप बताओ सबसे ज्यादा किसकी है, तो बर्मिकुलाइट की आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बर्मिकुलाइट सबकी याद कर लेना, केओलिनाइट की 7 से 10 है, बोलो फटाफट, केओलिनाइट की कितनी है 7 से 10 है, मोंट मोनोलाइट की कितनी है 80 से 100 है, 80 से 100 है, बर्मिकुलाइट की कितनी है 100 से 150 है, और आपका बर्मिकुलाइट हो गया। और इसके बाद में क्लोराइड, क्लोराइड की हमारी कितनी है 25 से 30 है, एक बच गया इलाइट, हाँ इलाइट की कितनी है 25 से 30 है, और क्लोराइड की 25 से, ठीक है। इसको रट लो एक बार, रट लो इसको, सबसे ज्यादा तो रटी लो बर्मिकुलाइट की देखने को मिल रही है, ठीक है। क्ले मिनरल्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से है हमारे पास। तो हम क्ले मिनरल्स को मैंने पढ़ाया था अभी, जब मिनरल क्लासिफिकेशन किया था तो वहां पे भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था। जो क्ले मिनरल्स है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हमारे पास लेयर सिलिकेट क्ले मिनरल आते हैं, ये मैंने पढ़ाया था, है ना, ये हम लोग कर चुके हैं, इसको हम कर चुके हैं। इसमें आपके पास 1:1 टाइप का है, 2:1 टाइप का है, 2:1 टाइप का है। तो ये हमारे पास लेयर सिलिकेट देखने को मिलते हैं। लेयर सिलिकेट में 1:1, 2:1 और 2:1 देखने को मिलता है, ठीक है। सभी के एग्जाम्पल बताए भी थे। 2:1 में आपका केओलिनाइट आता है और हेलुसिनेट होता है। 2:1 में आपका 1:1 में हो गया, ये 2:1 में आता है। स्मेक्टाइट ग्रुप हो गया, बर्मिकुलाइट हो गया, माइका हो गया, और इलाइट हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है 2:1 या 2:2 भी कह सकते हो इसको। इसमें क्लोराइड आपका सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा चेन सिलिकेट में आपका वैल्यू सिलिकेट और स्पियोडाइट निकल के आता है। सेसोऑक्साइड बेसिकली इसमें आपका क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, एक अमॉर्फस नेचर का होता है। जो क्रिस्टलाइन नेचर है इसमें मेटल ऑक्साइड आते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड आते हैं, ठीक है। और एमॉर्फस बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं आपको ह्यूमस की तरीके से वहां पे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एलोफेंस हो गए, इमोग्लाइट हो गया, इसका मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो गए, ये आपके एमॉर्फस में आएंगे। और लास्ट में आप हम अदर जो सिलिकेट में है उसमें कार्बोनेट और सल्फाइड निकालते हैं, ठीक है। चलो तो आई थिंक समझ आ गया होगा।
जो मिनरल क्लासिफिकेशन हुआ है, क्ले मिनरल क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। जो लेयर वाले हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनकी एग्जांपल आप लोग याद कर लेना, वो छोड़ देना भले, कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर याद कर लेना कि 1:1 में कौन है, 2:1 में कौन है, 2:1:1 में कौन सा है। ठीक है, चलो हो गया डन। किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ ना समझ आया हो बोलो फटाफट, फिर हम लोग एमसीक्यूज करें। बताओ, कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ जानना चाहते हो और बोलो, बताओ सब लोग। डन, सबको समझ आ गया सबको? प्रशांत, आशीष, रवि, आकृति, क्लियर? डन, चलो आ जाओ फिर एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्लियर हो गया तो फिर ठीक है, एमसीक्यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 1, सभी के लिए आसान प्रश्न देते हैं, और प्रश्न रहेगा ये, चलो बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका। निकालो पीएच, फिर आंसर करेक्ट करो, टाइम लगेगा इसमें तुम्हें, है ना। करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आ गया आंसर, कर दिया सही। 5 6 बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 90% का सही है। ठीक, अरे क्या है भाई, बंद हो जाओ। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया इसका। क्या हो गया ये? इसको छोटा लग रहा है, आखिरी क्वेश्चन होना पड़ेगा। ये कहाँ चला गया, क्या हो गया इसको? चलो आंसर करो इसका। डिस्कवरी ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर की डिस्कवरी किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? टेक्नोलॉजी बड़ा परेशान करती है कभी कभी ना। ठीक है, चलो आंसर ले लेते हैं इससे। बी ऑप्शन रहेगा हमारा, और बी ऑप्शन को अगर हम टिक करें तो सो रिजल्ट 80% लोगों का सही आंसर यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। अरे चले जाओ यार,
ठीक है, एक काम करते हैं, आज इतने ही प्रश्न करते हैं, ये पोल थोड़ा दिक्कत कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आते हैं। ठीक है, चलो, तो आई थिंक होमवर्क अब 2 दिन आप सभी के पास है, तो 2 दिन आपके पास है, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। और रिवीजन, ठीक है, अभी तक जितने हमने टॉपिक पढ़ा दिए आपको सब कुछ, सॉइल वाटर हमारे हो चुका है। ठीक है, सॉइल वाटर हो गया है, इसके अलावा सॉइल पीएच हो चुका है, कोई बात नहीं, है ना। स्ट्रक्चर, पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी सभी जितनी भी हैं सभी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ जितने एमसीक्यूज कराए, एमसीक्यूज प्लस डीपीपी जितनी भी आपको प्रोवाइड की गई हैं, इनको आप करके आना। और जब हम अगली क्लास करेंगे तो मैं आपसे सब कुछ सुनूंगा ये, और कैसे सुनूंगा उसके लिए हमारे पास यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन है। आप सभी को पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आना है। ये जो टॉपिक यहाँ पे मैंने मेंशन किए इनको पढ़ के आना, और बाकायदा यहाँ से मैं वीडियो कॉल करूंगा, आपके पास कॉल जाएगी, आप उस कॉल को पिक करेंगे, आप में से सबको सेलेक्ट करूंगा, है ना। और वो रैंडम मेथड रहेगा, है ना। वहाँ पे जब सॉइल सैंपलिंग हम करते हैं तो रैंडम मेथड अपनाते हैं, इसी प्रकार से हम भी यहाँ पे रैंडम मेथड अपनाएंगे। और सब कुछ आपको याद करके आना जो भी इस क्लास में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। हाँ, रेडी रहना, और रेडी नहीं रहोगे तो मेरे पास और भी तरीके हैं आपको रेडी करने के, है ना। वीडियो कॉल जाएगी, आप उसको पिक करेंगे, नहीं तो आपके घर वालों के पास रिजल्ट जाएगा ये वाला। हाँ, करते हैं, रुक जाओ, करते हैं, सब कुछ चलेगा, ठीक है, डन। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सेहत का ख्याल रखिए, और साथ साथ सब कुछ बढ़िया चलेगा तभी जब आप क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है सब कुछ रट लेंगे इन द सेंस सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। जो रटना है उसको रटो, जो पढ़ना है उसको पढ़ो, जो समझना है उसको समझो, ठीक है। चलिए, सो सभी को गुड नाइट, और आराम से जितना भी आपको दिया गया है कंटेंट अभी तक, जितना भी आपको चीजें प्रोवाइड की सब कुछ आप याद करके आएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो फटाफट पूछ लो, हमारे पास टाइम है, आपको मैं समझा दूंगा। कुछ अगर डाउट हो पूछ लो, फिर अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ जानना चाहता है? हाँ, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट या कोई किसी का प्रश्न? थैंक यू प्रवीण जी, करता हूं मैं अभी, है ना। ठीक है फिर, ओके, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ के आना सब कुछ, है ना।